Hello everyone, welcome in next lecture of surface chemistry. Today is our sixth lecture of surface chemistry. आज हम पढ़ेंगे इमल्शंस के बारे में। जो सेकंड पार्ट था हमारा इस चैप्टर का, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इमल्शन जैसे मैंने बताया था कि भी क्लासिफिकेशन करते हैं हम कोलॉइड की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो उसमें मैंने याद करने का तरीका बताया था SS, है ना, 2 स्टार, 1 स्टार, एज, लास्ट, फादरफुल। तो वहीं पर एज में AGE, तो E जो आया था उस E से क्या बनता है, इमल्शन। जब हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हों तो उसको बोलते हैं हम इमल्शन। तो इमल्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द कोलॉइड इन विच both disperse phase and dispersion medium are liquid। इमल्सिफिकेशन किसको बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम इमल्शन को बढ़ाते हैं उसको इमल्सिफिकेशन कहेंगे। इमल्सिफायर किसको कहेंगे फिर। देखो, जब भी हम कोलॉइड बनाते हैं कोई हाइड्रोफोबिक, तो हमें उसमें स्टेबलाइज़र डालना पड़ता है। तो जो स्टेबलाइज़र हम इमल्शन बनाने में यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे इमल्सिफायर। तो द स्टेबलाइज़र रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन इज कॉल्ड इमल्सिफायर। अब इमल्शन के 2 एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ें, एक तो वाटर इन ऑयल और दूसरा ऑयल इन वाटर। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। वाटर इन ऑयल का मतलब है वाटर कम ऑयल ज़्यादा, और ऑयल इन वाटर का क्या मतलब है, ऑयल कम वाटर ज़्यादा। जैसे कई बार दूधिया को कहते हैं ना कि भी दूध में पानी है या पानी में दूध है। पानी में दूध होने का मतलब क्या है कि पानी ज़्यादा है और दूध कम है। तो वैसा ये है। तो वाटर इन ऑयल में क्या होता है, ऑयल ज़्यादा है और उसके अंदर वाटर कम है। यानी कि वाटर क्या है, डिस्पर्स फेज, और ऑयल क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। बी पार्ट में ऑयल इन वाटर, तो इसमें वाटर जो है वो हमारा मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम, और ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। तो इसी के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन भी बन जाएंगी। ए पार्ट वाटर इन ऑयल किसको कहेंगे, द कोलॉइड इन विच डिस्पर्स फेज इज वाटर एंड डिस्पर्सन मीडियम इज ऑयल। ऐसे ही ऑयल इन वाटर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, द कोलॉइड इन विच डिस्पर्स फेज इज ऑयल एंड डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। अब हमें पता लगाना हो कि कौन से टाइप का हमारा कोलॉइड है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहला टेस्ट है वाटर सोल्यूबल डाई। हम एक ऐसी डाई डाल दें जो वाटर में सोल्यूबल हो। तो वाटर सोल्यूबल डाई डालने से क्या होगा, अगर हमारा मीडियम वाटर है तो डाई हमने डाल दी तो डाई उस वाटर में डिजोल्व हो जाएगी और पूरे के पूरे कोलॉइड का जो है कलर चेंज हो जाएगा। अगर हमारा वाटर डिस्पर्स फेज होता तो कलर नहीं आएगा उसमें। दूसरा जो टेस्ट है वो है कंडक्टिविटी टेस्ट। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट डालने से इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक हो जाएगी और जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी को वो ज़्यादा कंडक्ट करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें और इलेक्ट्रोलाइट डालने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब वाटर हमारा मीडियम है, यानी कि आयंस से ब्रेक हो जाएंगे वाटर में, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगी आयंस में, किसमें, वाटर में, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि भी हमारा वाटर जो है वो मीडियम है, तो ऑयल इन वाटर टाइप का होगा, अदरवाइज फिर दूसरा होगा। नेक्स्ट है इमल्शन के बाद जेल, AGE। तो जी जो था वो जेल के लिए था। जैसे बहुत सारे बच्चे बालों को खड़े करने के लिए जेल लगाते हैं, तो जेल में होता क्या है, सॉलिड ज़्यादा होता है और लिक्विड कम होता है, हार्ड होता है वो, सेमी सॉलिड टाइप के कह लो। या The colloid in which dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid।
तो उसको क्या कहेंगे हम, जेल। तो जेल हमारे दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल जेल एंड इरिवर्सिबल जेल। रिवर्सिबल जेल वो होता है जो एक तरह से क्या कहें हम, जैसे अगर हम एक लिक्विड को मीडियम में मिला दें और फिर मीडियम को उड़ा दें तो दोबारा से पानी डाल के दोबारा से उसको बना सकें। तो द जेल विच लूजेज डिस्पर्स फेज बट व्हेन अगेन केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड रीजनरेट द जेल। ओके, डिस्पर्स फेज को हमने लिक्विड लिया है यहाँ पे। तो एक बार जैसे हम क्या करें, राजमा को पानी में डाल दें, पानी फिर राजमा को धूप में डाल दें, फिर पानी में डाल दें, तो वो क्या होते रहते हैं, एक बार पानी को लेती रहती है, एक बार छोड़ती रहती है, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल जेल क्या है, जो एक बार लिक्विड को लूज कर देगा तो दोबारा से पानी के कॉन्टैक्ट में रखने से दोबारा जेल ना बने। वैसे ना जो कोल्ड क्रीम्स होती है ना, चाहे हम कोल्ड क्रीम जो लगाते हैं हम, उसको वो जब एक्सपायर हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसका लिक्विड ऊपर आ जाता है और वो जो वाइट है ना उसमें वो नीचे बैठ जाता है और वो मिक्स नहीं हो पाते फिर, तो वो क्या हो गया, एक तरह से इरिवर्सिबल जेल। तो कॉस्मेटिक्स में हमारे बड़े जो है एग्जाम्पल इनके जेल के। तो रिवर्सिबल जेल तो ज़्यादा स्टेबल होता है, इरिवर्सिबल जेल क्या है, लेस स्टेबल है। एक टर्म है थिक्सोट्रोपी। जैसे अगर हम नदी किनारे बैठे हों और जो वहाँ पर रेत होती है, गिल्ली रेत, उसके ऊपर थप्पड़ मारते जाओ है ना, तो क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाता है। या जो हम दीवारों पे सीमेंट का प्लास्टर करवाते हैं, वो अगर तसले में मसाला भिगो के रख रखा है, उसको भी अगर उस करनी के साथ मारते जाएं उस मसाले के ऊपर, तो ऊपर पानी आ जाता है ना। या अगर हम क्या करें, कोई बच्चा ना पढ़ के आ रहा हो, उसको मैं पीटने लग जाऊं, तो धीरे धीरे उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो थे से ना थिक्सोट्रोपी, थे से ही थप्पड़ है, तो थप्पड़ मारने से अगर कोई रो पड़े तो वो क्या है, थिक्सोट्रोपी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या है, अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई कर दें किसी जेल पे, तो वो लिक्विड को अगर लूज कर दे तो हम थिक्सोट्रोपी कहेंगे इसको हम, है ना। थिक्सो थप्पड़ से बनाना, थे से थप्पड़, थे से थिक्सो। तो ये हिंट है याद करने के लिए कि थप्पड़ मारने से अगर क्या हो जाए, लिक्विड लूज कर दे, वो आंसू लिक्विड ही तो हैं। तो ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस जेल लूजेज लिक्विड, दिस इज नोन एज थिक्सोट्रोपी। और कई बार क्या होता है कि भी बगैर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाए ही अगर वो लिक्विड को लूज कर दे, जैसे मैंने बताया ना, कोल्ड क्रीम कुछ टाइम के बाद एक्सपायरी डेट के बाद अपने लिक्विड को लूज कर देते हैं और जो उसमें वाइट वो होता है, जो भी सब्सटेंस होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने आप लूज कर दिया उसने। या टमाटर रखे हुए हैं, गल के अपने आप पानी बह के निकलने लग जाता है बाहर। तो ये जो है जिसमें वो अपने आप लिक्विड को, अगर जेल लिक्विड को अपने आप लूज कर देता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, वीपिंग ऑफ जेल। व्हेन जेल लूजेस लिक्विड एज इट्स ओन, तो ये क्या था हमारा, वीपिंग ऑफ जेल। अब लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, सेकंड पार्ट का, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ से एक दो एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर पूछते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने वायर देखी ना, वायर, इलेक्ट्रिक केबल्स, उन इलेक्ट्रिक केबल्स में क्या होता है, तार अंदर है ना मेटल की, और चारों तरफ क्या उसके इंसुलेशन, प्लास्टिक का कह लें, रबड़ का कह लें। तो ये बताओ मेरे को कि भी वो तार कैसे डाला गया होगा रबड़ के अंदर। तार के ऊपर रबड़ चढ़ा रखी होती है या रबड़ के अंदर तार को घुसा रखा होता है, क्या लगता है आपको? अगर पहले रबड़ हो उसके अंदर तार हम डाल लें तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम तार को काट के उसमें से तार निकालते हैं तो वो आसानी से निकलता नहीं।
इसका मतलब रबर उसके ऊपर चिपकी हुई है। और अगर हम तार लेके उसके ऊपर रबड़ चढ़ाएं तो जोड़ दिखाई देना चाहिए कहीं, तो वो जोड़ भी नहीं होता उसके ऊपर कहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे किया गया होगा? लगाओ दिमाग कुछ। चलो हम बताते हैं। अब देखो, जो पहली एप्लीकेशन है वो यही है, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। जो रबर जो उसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं उसको हम लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स। तो लेटेक्स जो एक क्लोराइड है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो हम क्या करवाते हैं, लेटेक्स के अंदर तार को डाल देते हैं, मेटल की वायर को डालते जाते हैं और उसके ऊपर हम ना पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तार को। और उस तार को, जैसे अगर हम कहें, मान लो ये तार है, मतलब इस तरह से हम मतलब कहें कि भाई एक सेकंड, एक तसला मान लो, तसला कोई कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, लेटेक्स, और उसके अंदर से तार को हम डिप करते हुए खींचते जाते हैं, क्योंकि तार क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, लेटेक्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो कोएगुलेशन हो जाएगा रबड़ का उसके ऊपर, रबर का उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन। जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, आलू के पकोड़े बनाने हैं मान लो, तो आलू को बेसन के अंदर डिप करके निकाल लेते हैं, तो बेसन की लेयर आ जाती है ना आलू के ऊपर। ऐसे ही तार को जब हम डिप करते हैं और डिप करते टाइम अपोजिट पोटेंशियल जनरेट करवाए रखा दोनों के ऊपर, तो वो लेटेक्स डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, रबर के ऊपर। जितनी अच्छी क्वालिटी की तार होगी ना, उसके ऊपर रबर उतनी पतली मिलेगी, क्योंकि जो एक्सपर्ट हम, जो मशीनें अच्छी हैं, वो चारों तरफ बराबर बराबर वो रबर चढ़ाएंगे उसके। लेकिन अगर हमारी जो मशीनरी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या होता है, कहीं तार ऐसी खुली रह जाती है, कहीं पे रबर ज़्यादा चढ़ जाती है, तो उनको और ज़्यादा रबर चढ़ानी पड़ती है उसको ढकने के लिए। तो तार जितनी पतली मिलती है, प्लास्टिक को देख के नहीं ये सोच रहे हैं प्लास्टिक ज़्यादा है तार के ऊपर। तार की क्वालिटी अगर चेक करनी तो तारों को गिनो, कितने तार इसके अंदर हैं और कितनी बारीक इसके ऊपर इंसुलेशन है। अब तो 3-4 लेयर चढ़ाई जाती है इसके ऊपर। अगर आप बाज़ार में ख़रीदने जाओगे तो वो ये कहेंगे भी 3 लेयर है, 4 लेयर है, 5 लेयर है, और अलग अलग कलर की लेयर चढ़ाते हैं उसके ऊपर वो, ताकि पता लगे भी अलग लेयर हैं। तो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल समझ में आ गया। तार को हम पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करके और उसको लिक्विड लेटेक्स के अंदर से पास करते हैं धीरे धीरे, स्मूथली, ताकि उसके ऊपर कोएगुलेशन होता जाएगा लेटेक्स का, रबर का, और वो इंसुलेशन होता जाएगा उसका। सेकंड एप्लीकेशन है डेल्टा फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब डेल्टा का क्या मतलब होता है, एक ऊपर देख छोटा सा डायग्राम बना रखा करीना ने, ये देखो ये क्या है, ये सी दिखा रहा है, देखो सी दिखाई दे रहा है, यहाँ समुद्र है। समुद्र में जब नदी गिरती है तो नदी जब आती है ना पहाड़ों से, पानी कहाँ से आता है, पहाड़ों से। पहाड़ों से क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ पिघलती रहती है, तो वो धीरे धीरे पानी आता रहता है। नदी इतनी स्पीड में पानी आता है, बहुत सारी नदियाँ तो उफनती हुई बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, इतनी ऊंचाई से आती हैं। जैसे मणिकर्ण है ना, जैसे, तो वहाँ पे जो नदी है वो इतनी स्पीड में चलती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में। मणिकर्ण में वो झरना भी है जहाँ पे गर्म उबलता हुआ पानी निकलता है एक जगह से, और उस उबलते हुए पानी में हम चावल भी पका सकते हैं, इतना ज़्यादा गर्म होता है पानी वहाँ। तो वो जो पानी जो मतलब नदी है, जब नदी आती है नीचे, तो वो पत्थरों से टकराती हुई आती है, और फ्रिक्शन की वजह से वो पहाड़ों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करती आती है। जब नदी स्टार्ट होती है जहाँ पे, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, थोड़े नीचे आते जाते हैं हम, और छोटे पत्थर पतले होते जाते हैं। और अपनी ये जो नहरें हैं, इन नहरों में क्या मिलती है, रेती मिलती है। ये रेती कहाँ से आई, पहाड़ों को तो इसने पत्थरों को तो तोड़ा है, और वो इतनी दूर से जब आते हैं तो उनके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, चार्ज। और समुद्र में क्या है, नमक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है,
KCl, NaCl तो निकालते ही हैं हम समुद्र से। तो जब जहाँ पे नदी समुद्र के साथ, समुद्र के पानी से मिलेगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन। और ये देखो डायग्राम में डेल्टा लिखा हुआ ना बीच में। तो जब नदी सामने से जब गिरी समुद्र में, वहीं पे कोएगुलेशन हो गया। तो नदी ने अपना मुंह बदल लिया, मतलब दो मुंह हो गए इसको, देखो आगे, एक इधर से ले जाएगी, एक इधर से जाएगी। और सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना हो, सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का। तो उसमें इतना ज़्यादा बहुत किलोमीटर है जो सुंदरवन डेल्टा है, बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है। पहले नदी एक ही रास्ते से सीधी गिरने वाली थी, कोएगुलेशन होने की वजह से बीच में तो मिट्टी जमती चली गई, तो नदी का मुंह है वो दो हो जाएंगे और दूर होते जाएंगे। तो दिस इज डेल्टा फॉर्मेशन। तो क्या लिखा है, रिवर वाटर कंटेन कोलॉइडल पार्टिकल एंड सी वाटर कंटेन इलेक्ट्रोलाइट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिवर वाटर एंड सी वाटर कोएगुलेशन टेक्स प्लेस एंड डेल्टा इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये अब की बार उसमें आया हुआ था IIT में कि कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है। देखो जो मेडिसिन्स वगैरह हैं जो बनती हैं, उनमें बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो हवा में चले जाएं तो उसको वो जहरीला बना देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भी चिमनी में छोड़ने से पहले उस धुएं को आप उसका कोएगुलेशन करवाओगे स्मोक का, कि उसके अंदर जो हार्मफुल मेटल हैं, नॉन मेटल जो भी हैं, वो नीचे कोएगुलेशन हो जाए, नीचे बैठ जाएं। तो उनका कोएगुलेशन करवाने के लिए क्या करते हैं, एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अब प्लेटिनम तो सबसे महंगा है, उसको क्यों लगाया, क्योंकि प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव है। अगर लोहे का लगा दें तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो उसका कोरोजन करवा के उसको ख़त्म कर दें। प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता, इसलिए प्लेटिनम का लगाया जाता है। लेकिन प्लेटिनम जो है ना, वो क्या है कि उसके ऊपर जब धुआं आ जाएगा, मान लो स्मोक आ गया प्लेटिनम के ऊपर, धुएं की लेयर आ गई उसके ऊपर, तो अब वो इंसुलेशन का काम करेगा, धुआं उसके ऊपर जम जाएगा, तो उसको फिर साफ़ करना पड़ता है। और कुछ सफाई करते टाइम डिकम्पोज भी उसमें मिक्स भी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये प्रोसेस। पहले तो प्लेटिनम महंगा, और फिर उसकी सर्विसिंग जो करनी पड़ती है, मेंटेनेंस जो करनी पड़ती है, वो भी महंगी पड़ती है। तो है क्या, देखो इधर से डायग्राम में स्मोक आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड से, ये बीच में जो दिखा रखा ये है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे अगर हमारा स्मोक में जो मेटल है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको पॉजिटिव बना देंगे, और वो पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रोड लगा दें मान लो, तो उसका यहाँ पे कोएगुलेशन होता जाएगा। क्योंकि बताया ना डिस्पर्स फेज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपोजिट चार्ज के साथ टकरा के न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होते क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन, तो नीचे बैठ जाएंगे। फिर जो धुआं उसको चिमनी के थ्रू बाहर जाने देंगे हम। तो इसमें क्या लिखा है, कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर में, स्मोक कंटेन हार्मफुल कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ आर्सेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एंड डस्ट एक्सेट्रा। Before allowing smoke in chimney, it is passed through a chamber containing platinum electrodes connected with high voltage 30,000 तक of opposite charge as present on colloidal particles to cause coagulation। तो कोएगुलेशन करवाने के लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के पास से उसको पास करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और कोएगुलेट हो जाए। नेक्स्ट इज सीवेज डिस्पोजल। अब जो अच्छे वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या करते हैं, जो सीवेज है, सीवर में जो पानी वानी है, अपने इंडिया में तो थैली पॉलीथीन वगैरह ऐसे ही जो है ना उसमें जाती रहती हैं सीवर में और उसको ब्लॉक करते रहते हैं। लेकिन वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं कि जो सीवेज के अंदर जो मड आएगा
उस मड को बहुत किलोमीटर तक जाना होता है नाले के अंदर अंडरग्राउंड, तो वो ब्लॉकेज ना करवा दे तो शहर से निकलते ही क्या करवा देते हैं वो उसको, उस पानी के अंदर हाई वोल्टेज वाले रोड डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ताकि वो जो मड था वो कोएगुलेशन हो जाए उसका, और जो है जितनी भी मिट्टी विट्टी नीचे बैठेगी उसको निकाल देते हैं वो वहीं, और फिर आगे तो वो फिर पानी ही जाएगा सॉल्यूशन की फॉर्म में, और पता ही है सॉल्यूशन का कोएगुलेशन नहीं होता, तो फिर वो सॉल्यूशन तो दूर दूर तक नालों के थ्रू बहता चला जाएगा, वो ब्लॉकेज नहीं करवाएगा। तो क्या लिखा है सीवेज डिस्पोजल को हेडिंग बना के, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सीवरेज फ्लूइड आर कोएगुलेटेड बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स विच आर रिमूव्ड टू अवॉइड एनी ब्लॉकेज। फिर है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके अंदर इम्प्योरिटीज अगर हैं तो उनको हम क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफन कंटेन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। एलम इज एडिड टू सच वाटर टू कोएगुलेट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज। देखो जो एलम है ना, ये वही है जो फिटकड़ी होती है, सेव करने के बाद जो लगाया जाता है ना वो वाइट मतलब नमक की तरह से जो होता है, उसके टुकड़े करके आप एक क्या करो, पानी का गिलास लो, उसमें थोड़ा रेत डाल लो, उसको घुमा दो, अगर हम एलम डाल देंगे तो वो पार्टिकल जल्दी बैठ जाते हैं नीचे। नेक्स्ट इज टेनिंग। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेनिंग का मतलब क्या है। ये कंपटीशन में तो ये वर्ड इस तरह के बहुत आते हैं। देखो जो पशुओं की जो वो होती है स्किन, उससे जूते वगैरह जैसे बनाते हैं जैसे, तो क्या करते हैं उसके लिए पहले, क्योंकि स्किन तो सॉफ्ट होती है और हमारे अगर जो है जूते जो चमड़े के पहनते हैं, हालांकि नहीं पहनने चाहिए, लेदर के शूज़ वगैरह अवॉइड कर दो अब, है ना। और वैक्सीन बहुत आगे, पॉलीमर एनिमल्स को क्यों मरवाएं हम, है ना। तो जो भी है, तो स्किन जो होती है ना वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन शूज़ जो बनते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं। तो वो हार्ड कैसे बने, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस करवाते हैं, टेनिंग। अब एनिमल स्किन जो है ना वो कोलाइड की फॉर्म में होती है ना, और वो क्या होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो एक केमिकल है जिसको हम टेनिन बोलते हैं। टेनिन के अंदर उसको ना डुबो के रखते हैं। टेनिन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कोलाइड पार्टिकल होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज और वो पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन, जिसकी वजह से वो स्किन क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम टेनिंग बोलते हैं। क्रोमियम सोल्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं टेनिन की जगह। तो क्या लिखा टेनिंग में, देखो, एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल इन नेचर, मतलब एनिमल को जो छुपाएं वो वही हो गए, वो स्किन आर कोलाइडल इन नेचर व्हेन ए हाइड विच हैज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज सोक्ड इन टेनिन। टेनिन के अंदर उसको डुबा देते हैं, और टेनिन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन। तो इज सोक्ड इन टेनिन विच कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स, तो क्या होगा, म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाएगा। म्यूचुअल कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, तो ये उसको हार्ड बना देगा लेदर को। दिस रिजल्ट्स इन हार्डनिंग ऑफ लेदर। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज टेनिंग। क्रोमियम सोल्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेनिन। क्रोमियम के सोल्ट को भी हम टेनिन की जगह यूज कर सकते हैं। रबर इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंस है। लेटेक्स बताया था जैसे, इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर नेगेटिव चार्ज्ड। रबर इज ऑब्टेन्ड बाय कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स का कोएगुलेशन करवा दे तो हमें रबर मिल जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पेंट्स, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, रबर, ग्रेफाइट, lubricants, cement, all are colloidal solutions. Photographic plates and films,
जो पहले फोटोग्राफिक वो आती ना फिल्म आती थी, कैमरे में डालते थे है ना, और उसके ऊपर ना AGBR की कोटिंग करवाते थे हम। फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एंड इमल्शन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन और ग्लास प्लेट्स और कोलॉइड फिल्म्स, सेलुलॉइड फिल्म्स। सेलुलॉइड की फिल्म होती थी पहले, उनके ऊपर हम क्या करवा देते थे, AGBR की कोटिंग करवा देते थे, और AGBR के ऊपर जब क्या गिरता था लाइट, तो वो उसी पोर्शन में AG को डिपोज करवा देती थी, जिसको हाइपो के साथ हम धो लेते थे, और फिर हमें नेगेटिव मिलते थे। नेगेटिव को फिर डेवलप करके फ़ोटो बनते हैं। एक चीज़ और भी है, जो हमारी सिरप होते हैं, खांसी का कुछ आते हैं ना सिर्फ पीने वाले, वो सारे कोलॉइड की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि कोलॉइड को हमारी बॉडी बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो सारे के सारे सिरप भी किसकी फॉर्म में होते हैं, कोलॉइड की। तो वो पॉइंट इसमें मेंशन नहीं कर रखा। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक डेफिनेशन बीच में रह गई थी। अगर हम एक U शेप की ट्यूब ली, उसमें कोलॉइड डाल दिया और दोनों टर्मिनल पे इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होगा, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन अगर डिस्पर्स फेज के ऊपर नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर डिस्पर्सन फिर मीडियम नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट होगी कोलॉइड की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या होता है, जीटा पोटेंशियल क्या है, जहाँ पर ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जैसे पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ चला गया, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला गया, तो एक बीच में जो जगह बनती है जहाँ पर एक लेयर होती है स्टेशनरी फेज, तो है ना, और उसके दोनों तरफ लेयर बन गई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन स्टेशनरी लेयर एंड मोबाइल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड, कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स। ठीक है, ये तो छोटा सा ही है, तो हमारा ये चैप्टर 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि 20 चैप्टर के आप नोट्स बनाओ, ठीक है, और उसकी PDF फाइल बना के, मतलब कि कैम्स के अंदर से फ़ोटो लो, PDF फाइल बनाओ और मेरे पास भेजो, उसको पता तो लगे कि भी आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। क्योंकि अगर हम बोर्ड पे करवाते हैं तो 1 घंटे में जो होता है वो मुश्किल से 20 मिनट का होता है लिखने का। अब इस लेक्चर में हमारे 2 लेक्चर हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड पे लिखना तो नहीं पड़ रहा है ना मुझे, केवल समझाना पड़ रहा है। तो हमारा सिलेबस नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में फास्ट चल रहा है, क्योंकि जुलाई में स्टार्ट करते थे हम ये सरफेस केमिस्ट्री, और हमारा जून में ही सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस बड़ा फास्ट चल रहा है हमारा। आप भी फास्ट चलो, नोट्स बनाओ और मेरे पास भेजो अपना नाम लिख के कि हमने ये नोट्स बनाए हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।